आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम ऐसी कंपनी से जिसका आईपीओ खुला है बाजार में आज ही से। सेडेमेक मेल मैकेट्रॉनिक्स, ये है कंपनी का नाम, थोड़ा मुश्किल है लेकिन प्राइस बैंड 1287 से 1352 का तय हुआ है। आज से 6 मार्च तक खुला है ये कंपनी का आईपीओ और इशू की साइज़ है 1087 करोड़ की, जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। कंपनी का मार्केट कैप होता है ऊपरी बैंड पर करीबन 6000 करोड़ रुपए के आसपास का। क्या करती है सेडेमेक? 2007 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। OEMs ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स बनाकर बेचने का काम करती है। भारत, अमेरिका, यूरोप सब जगह कारोबार है। विस्तार से समझेंगे कारोबार को, लेकिन एक खास मेहमान का करते हैं स्वागत हमारे स्टूडियो में। इस वक्त हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शशिकांत सूर्यनारायण सर, और जो आपने IIT मद्रास से बीटेक की डिग्री हासिल की है मैकेनिकल में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से आपने PhD डॉक्टरेट भी किया है और IIT बॉम्बे से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में आप एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर भी रहे हैं। कंट्रोल सेक्टर का 17 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव शशिकांत सर का है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। पहले तो ये बताएं सर, आपको फर्स्ट नेम से बुलाना है शशिकांत नाम से या सूर्यनारायण सर? नो, फर्स्ट नेम से चलेगा। फर्स्ट नेम, वॉट एवर यू प्रीफर सर। सेडेमेक सर, पहले ये बताइए कंपनी का नाम कहाँ से आया है? ये बड़ा मुश्किल सा नाम है और काम क्या है कंपनी का, ये भी बताइए। नाम तो एक एक्रोनिम है, एक सेपरेटिंग डिसीजन मेकिंग फ्रॉम एक्चुएशन। सेपरेटिंग SE डिसीजन D मेकिंग M फ्रॉम एक्चुएशन। लग रहा है सर आप IIT के प्रोफेसर हैं, बिल्कुल लग रहा है। इंटेलेक्चुअल नाम लिख रखा है एकदम आपने। बताइए सर क्या करती है आपकी कंपनी? तो आपने जो बोला था, हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स होता क्या है, तो मैं बार बार एक एग्जांपल देता रहता हूँ। तो अगर आपको बॉल कैच करनी होती है तो आपको आंखों की ज़रूरत होती है बॉल ट्रैक करने के लिए। फिर आपको एक ब्रेन की ज़रूरत होती है जो डिसीजन लेगा कि आपके हाथ पैर कहाँ जाए। तो वो ब्रेन होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। करेक्ट, वो डायरेक्शन देगा आपको। यस, वो डिसीजन लेगा कि हाथ पैर कहाँ जाना चाहिए आफ्टर लिसनिंग टू द सेंसर्स। तो ऐसे ब्रेन्स रहते हैं गाड़ियों में, इक्विपमेंट वगैरह में, अलग अलग सब सिस्टम्स के लिए। तो आपको कितना फ्यूल डालना है, आपको मोटर को कैसे घुमाना है, आपको ब्रेकिंग कैसे करना है, आपको स्टीयरिंग कैसे करना है, हर एक चीज़ के लिए आपको एक सब सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स लगते हैं जो ये सिस्टम्स को चलाते हैं। वो ब्रेन्स रहते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स जिसमें मोटर या इंजन कंट्रोल, जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज हैं, वो उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं और मेजर OEMs को बेचते हैं। तो ये जैसे आजकल ड्राइवरलेस कार शुरू हो गई या फिर ऑटोमेटिक पार्क हो जाती है कार के, आप दे दो, तो ये इसी ICU के से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं? उसमें भी काफ़ी सारे ECUs रहेंगे। बाय द वे मेरा PhD ऑटोमेटेड व्हीकल्स पे था। तो ऑटोमेटेड व्हीकल्स 20-30 साल से मैं उसमें काम किया। अच्छा। बट ECUs सिर्फ ऑटोमेटेड व्हीकल्स में नहीं होते हैं, आप हर गाड़ी में रहती है। हाँ, करेक्ट। Whether it is 2-wheeler, 4-wheeler, etc. बट नॉट जस्ट गाड़ी, इक्विपमेंट ऑल्सो। तो हम उसमें एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करते हैं जो नॉवल कंट्रोल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, एंड उसको इनकॉर्पोरेट करके बेचते हैं। तो ये बिजनेस शुरू करने का कहाँ से आया आपके ख्याल में? तो 2004 से 2007 तक, बाय द वे मैं 2004 से IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हूँ। ओके, 2004 से अभी भी हैं? यस, ऑन लीव। ओके, यस। 2022 तो आज तो बोलना ही पड़ेगा सर टीवी पे। तो नहीं, वो ट्रूथ है, आप जाके देख सकते हो मेरे रिकॉर्ड। तो 2007 से 2007 तक 2-3 प्रोजेक्ट IIT के बॉम्बे के प्रोजेक्ट्स चलाए थे हम, जिसमें जो हमने प्रोटोटाइप्स खड़ा किया था, वो हमें लगा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के कैप्टन्स, उस टाइम के कैप्टन्स जो थे, उन्हें थोड़ा चौंका दिया था कि ऐसे छोटी ग्रुप ऐसे प्रोटोटाइप्स बना रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट रेस्पॉन्स मुझे लगा कि अगर हम द कोर ग्रुप, द स्टूडेंट्स, उस टाइम के स्टूडेंट्स और मैं अगर टिके रहे तो हम शायद इंडिया से फ्रेश कंट्रोल टेक्नोलॉजीज बना पाएंगे जो सब जगह यूज़ हो। तो उसी से हमने चालू किया था और वही अभी भी हम कर रहे हैं और आगे भी वही करते रहेंगे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होने भी चाहिए और ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर सारे के सारे IIT से आजकल निकल रहे हैं। IIT ये अच्छा काम हो रहा है। ये बताएं सर कि कैपेक्स आपकी कंपनी के उस पर राय लेना चाहता हूँ। एक तो आपने शायद कुछ लैंड अलॉट हुई आपको तमिलनाडु में, प्लस पुणे में चाकन में भी आप कुछ कैपेक्स कर रहे हैं। कौन सा कैपेक्स अभी चल रहा है, कब तक पूरा होगा? तो पहले ही आपको समझनी होगी कि हमारे कैपेक्स की क्या ज़रूरत है। तो हर
एक्स्ट्रा डॉलर के लिए, माने हर एक्स्ट्रा डॉलर ऑफ रेवेन्यू हमें कमाने के लिए हमें रफली, आप अपनी हिस्ट्री देखोगे, फाइनेंशियल्स वगैरह आरएचपी में है, रफली 15 सेंट या 20 सेंट की कैपेक्स लगेगी। माने 100 रुपीज का एक्स्ट्रा मुझे ग्रोथ रेवेन्यू चाहिए तो रेवेन्यू चाहिए तो बिटवीन 15 टू 20 रुपीज का तो जितना कैपेक्स आप कर रहे हैं उसका 5 टाइम्स आपको रेवेन्यू आ जाएगा ब्रॉडली पर ईयर। पर ईयर वन टाइम रहता है, वो पर ईयर हो जाएगा, राइट। और आपने बात बोली ये नई लैंड जो अलॉट हुई है, दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे हम लैंड एक्चुअली परचेस कर रहे हैं। इसके पहले ऑल लीज्ड फैसिलिटीज पे ही चल रही है। तो अभी इस बार हमें सिपकॉट में लैंड अलॉट हुई है होसूर में, एंड उसका फॉर्मेलिटीज चल रहा है, डिलीजेंस वगैरह चल रहा है। तो कितनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसके बाद आपकी? अभी जितना है उससे कितना रेवेन्यू? सिर्फ सिपकॉट की बात नहीं है, हमने आरएचपी में ये भी डिस्क्लोज किया है कि एक नई प्लांट चाकंड में भी बन रही है। तो वो नई प्लांट हमारे करंट मदर प्लांट से 2.5 टाइम्स बिगर है। ओके, उसके ऊपर है ये सिपकॉट का। तो हमें लगता है कि जबरदस्त ग्रोथ होगी, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 3 साल में आपका रेवेन्यू ग्रोथ तो इम्प्रेसिव है, लेकिन एबिटा मार्जिन्स 11.2% से 20.3%, 9% बढ़ गए 3 साल में। ऐसा क्या चेंज हुआ है कंपनी की परफॉर्मेंस में, कितना मार्जिन्स बढ़ गया और ये सस्टेनेबल है? तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। फर्स्ट इज दैट हमारे कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज है, माने हमारा रेवेन्यू ग्रो होगा तो एबिटा उससे फास्टर ग्रो होगा। द रीजन फॉर दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि फिक्स कॉस्ट परसेंटेज कम होता जाता है एज रेवेन्यू बढ़ता है। पर सिर्फ वो चीज़ नहीं है, आप हमारा नंबर्स देखोगे तो ग्रोस प्रॉफिट भी बढ़ा है। माने हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ आवर रेवेन्यू वो कम हुआ है। उसका मेन कारण ये है कि सेमीकंडक्टर के सप्लायर्स के साथ लेवरेज भी बढ़ गया है, और हम नए डिज़ाइंस जो लेके आए हैं, वी हैव बीन यूजिंग सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स जो थोड़ा सस्ते हैं, राइट। तो दोनों चीज़ के कारण दैट इज बोथ ग्रोस प्रॉफिट बढ़ा है एंड हमारे परसेंटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट जो कम होता जाता है बिकॉज रेवेन्यू ग्रोज, उसके कारण एबिटा का जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। ओके, और जो आपके ऑपरेशनल कैश फ्लो तो पॉजिटिव, लेकिन जो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नेगेटिव, वो क्या कैपेक्स की वजह से ही? यस, तो आप देखोगे कि रफ 2 चीज़ में आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है। ओके, वन कैपेक्स, ओके, फिजिकल कैपेक्स, दूसरा रहता है आपके R&D। ओके, तीसरी बात रहती है वर्किंग कैपिटल। जब आपका बिजनेस बढ़ता जाता है तो आपका वर्किंग कैपिटल भी बढ़ता जाता है। आप 10 जलेबी बनाओगे, 1000 जलेबी बनाओगे तो वर्किंग कैपिटल का फर्क रहता ही है, वैसा ही है। सो वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना और कैपेक्स को भी फाइनेंस करना, ये कहाँ से होगा? फाइनली कंपनी के मुनाफा से होगा, दैट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो से होगा। नहीं तो आपको एक्स्ट्रा लगेगी तो आपको शायद डेट से लेना पड़ेगा, नहीं तो उससे भी ज़्यादा लगेगी तो इक्विटी से लेना पड़ेगा। सर, आपका सिंगल क्लाइंट रेवेन्यू जो टीवीएस मोटर से 80% है, प्लस सिंगल सेगमेंट रेवेन्यू भी मोबिलिटी से 85% है, क्या ये रिस्क नहीं है? बिल्कुल है। तो ये तो हमने डिक्लेयर भी किया है। पर आपको जब भी आपका कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रहता है तो उसका रिस्क रहता ही है। 2 चीज़ हो सकती है, कंपनी कस्टमर ही नीचे गया, यहाँ पे टीवीएस मोटर है तो स्ट्रॉन्ग कस्टमर है, राइट, कंपनी नीचे गया तो आपका भी घाटा होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी रिलेशनशिप उस कस्टमर से बुरी हो गई, नहीं तो दिक्कत है, उनको ऑप्शंस होगी तो दिक्कत है ही। पर यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि एक कॉन्सेंट्रेशन क्यों है, क्योंकि टीवीएस मोटर ने हमारी एक टेक्नोलॉजी जो 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ, दे आर द फर्स्ट एंकर अडॉप्टर्स। एंकर मीन्स बिग अडॉप्टर्स, जो मैं करूंगा पहले करके लेके आए थे, इसीलिए उनका डिपेंडेंस अब दिख रहा है। आप 10 साल पहले हमारे नंबर्स को देखोगे तो महिंद्रा पे डिपेंडेंस था बिकॉज जनरेटर्स में हम आए थे। तो ये डिपेंडेंस क्यों है ये देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि हमारी एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है जिसमें वो एंकर अडॉप्टर्स हैं। तो अभी फेज म्यूचुअल डिपेंडेंस का है, वी नीड देम, दे नीड अस। ओके, परफेक्ट। एक चीज़ और है सर कि जो वैल्यूशंस दिख रहे हैं आपके आईपीओ जो आ रहे हैं वो 124 का पी मल्टीपल है कंपेयर टू जो लिस्टेड पीयर्स हैं, जो मैं तो FY25 के जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे कर रहा हूँ। कैसे जस्टिफाई करेंगे आप वैल्यूशंस की, और कैसे आपकी कंपनी को वैल्यू करना चाहिए? करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ वैल्यूएशन में, बट ये तो ध्यान में रखना होगा कि 17 साल से वी हैव हैड इन्वेस्टर्स, 17 साल से। ओके, राइट। दूसरी बात यह है कि आप हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखोगे, ओके, FY26 में आप देखोगे तो 9 महीने में ही हमारा 770 हो गया है। ओके, एंड इन जस्ट 9 मंथ्स हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 71.5 कंपेयर टू 47 ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओके, सो टिपिकली मार्केट में क्या होता है, वेरी रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज को प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलते ही हैं। फाइनली हम डिसाइड नहीं करते हैं वैल्यूएशंस,
वैल्यूएशंस गेट डिसाइडेड बाय द एंकर इन्वेस्टर्स, जिनको लगता है कि ये कंपनी की अच्छी। लेकिन उसमें सर ये भी लगता है ना कि FY23 में 8 करोड़ प्रॉफिट था, FY24 में 6 करोड़, अचानक से IPO आने के पहले ही आपका प्रॉफिट एकदम 50 करोड़ हो गया, अब आपके 9 महीनों में 75 करोड़ हो गया। तो 2007 से कंपनी तो इतने साल तक प्रॉफिट क्यों नहीं बनाया फिर? तो क्या होता है, व्हेन यू आर R&D हेवी कंपनी, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम जेस्टेशन पीरियड रहता है, जहाँ पे आपको जब तक स्केल हिट ना हो जाए आपको घाटा ही चलता है। ओके, तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट जब आती है, वो हमारे एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 2020 या 2021 से शुरू होगी, एंड हमारी पैट प्रॉफिटेबिलिटी 22-23 से शुरू होगी। ओके, एंड आपको दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ टेक्नोलॉजी कंपनी, जब अब वो रेडी रहता है तो शूट होता है सब कुछ। ओके, तो उसी में हम शामिल हैं। बिल्कुल सर, आपका IPO आज से खुला है, बेस्ट विशेष, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका IPO सक्सेसफुल हो, हमारी शुभकामनाएं और धन्यवाद, आपने समय दिया, स्टूडियो में आए और अपने IPO पर पूरी बातचीत की। तो शशि सर बताते हुए, सेडेमेक ये IPO आज से बाजार खुला है और कल हम इस IPO पर देंगे अपनी राय, इस IPO में पैसे लगाए जाए।